हाय एवरीवन। सो वी ऑल नो के सेबी का यार एडवांस इंटीमेशन आ गया है। सेबी का 30th अक्टूबर को डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आने वाला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए यही है कि एग्ज़ाम कब होगा, ये सस्पेंस है। नॉर्मली आई थिंक 60 डेज में एग्ज़ाम करा देते हैं यार, है ना। तो मतलब मेरे हिसाब से 15 से 30 दिसंबर के बीच में हो सकता है पॉसिबिलिटी है जैन में भी चला जाए। ये मैं फेज 1 की बात कर रहा हूँ जी, है ना। तो हमारे लिए सोने पे सुहागा रहेगा इफ वी गेट मोर टाइम फॉर दैट। एवरीबॉडी वांट्स दैट, दैट वुड बी गुड सिनेरियो। बट अभी हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं कि 15 से 30 के बीच में 20-25 के करीब एग्जाम हो सकता है। तो अगर मैं अब फेज 1 के लिए देखूं मेरे पास कितना टाइम है, ऑलरेडी वी आर नियर बिटवीन 10 to 15 ऑफ अक्टूबर। तो मेरे पास टाइम तो ज़्यादा नहीं है, हार्डली 2 मंथ्स ही हैं। हाँ, अगर जैन में चला गया तो शायद मेरे पास 3 मंथ्स आ जाएं। बट हम यही लेके चलते हैं कि हमारे पास 2 महीने हैं, क्योंकि वैसे भी हम जितना टाइम लेके चलेंगे उससे ज़्यादा ही हमें लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि फेज़ 1 के लिए मेरे पास 2 महीने हैं, लेकिन फेज़ 2 जो कि बाद में होगा उसमें मुझे 3 महीने मिल जाएंगे, मतलब टोटल। क्योंकि फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में 30 डेज का गैप एक नॉर्मल गैप है। 30 डेज नहीं तो 25-26 डेज रहेगा। तो मुझे अपनी प्रिपरेशन इस तरह प्लान करनी है कि मैं फेज़ 1 तक 2 महीने में इतनी तैयारी कर लूं कि फेज़ 1 तो क्लियर कर लूं, लेकिन जो फेज़ 2 है उसकी भी मेरी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। जो बची कुची कसर रह जाएगी वो मैं 1 महीना जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में होगा उसमें मैं उसको करूंगा। तो इसी स्ट्रैटेजी के अराउंड मैं आपको एक स्टडी प्लान अब बना के दूंगा कि आने वाले 2 महीने में हमें क्या चीज़ें करनी है ताकि फेज़ 1 सेफली निकल जाए। जल्दी जल्दी भी नहीं करना है कि बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लें और फिर फेज़ 2 में कुछ भी समझ ना आए। तो अच्छे से करेंगे, भले ही कम कर लेंगे, लेकिन फेज़ 1 क्लियर करने का जुगाड़ कर लेंगे। फिर जो चीज़ रह जाएगी उसको फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में कर लेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। सो ये हमारी गाइड बुक है जो सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स के लिए है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर, लिंक है वहां पे एक। अब इसको डाउनलोड क्यों करें, देखिए इसमें आपको सेबी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेबी में प्रमोशंस, हायरार्की, डिपार्टमेंट्स, सैलरी, और इन चीज़ों के अलावा सेबी एग्जाम क्लियर करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, दूसरा आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें तो सिलेबस जो नोटिफिकेशन में उसमें मेंशन नहीं है, हम आपको यहाँ पे डिकोडेड सिलेबस में देंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ आपको फ्री रिसोर्सेज भी जो हमारी तरफ से रिकमेंडेड है इस गाइड बुक में मिल जाएंगी। तो आप इस गाइड बुक को आज ही डाउनलोड कीजिए, फ्री है, डाउनलोड करके देख लीजिए, मज़ा आए तो पढ़ लीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिएगा। चलो, अब सेबी की प्रिपरेशन कैसे प्लान करनी है, देखो। एक हमारा फेज़ 1 एग्जाम है जिसके लिए हमारे पास, जैसा मैंने समझाया, तकरीबन 2 महीने हैं। एक हमारा फेज़ 2 एग्जाम है जिसके लिए मोटा मोटा मैं लेके चलूंगा मेरे लिए 3 महीने हैं। अगर मैं फेज़ 1 प्रेप की बात करूं तो उसमें मेरा पेपर 1 आता है जी, पेपर 2 आता है। अब फेज़ 1 क्लियर करने का क्या क्राइटेरिया, इसमें 30 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, इसमें 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, टोटल दोनों में 80 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100। तो देखो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये 80 मार्क्स तो आप ले ही आओगे यार। अगर आप अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हो ना, ये 80 मार्क्स तो आप ले ही आओगे अगर आप एक सच्ची तैयारी करोगे। तो फेज़ 1 मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, फेज़ 1 मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे ये 2 महीने कम भी लगेगा तो जो मेरे ये 6 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 में, मैं शायद इनमें से सारे नहीं करूंगा, 4 या 5 सब्जेक्ट कर जाऊंगा ताकि फेज़ 1 मेरा क्लियर हो जाए। बाकी एक सब्जेक्ट में फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में जो टाइम होगा उसमें कर लूंगा। तो इन 2 महीने में हमें इतना तो श्योर है कि हम फेज़ 1 क्लियर करने का जुगाड़ कर लेंगे। बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही करना है, लेकिन हमें अच्छे से करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ लेंगे, और फेज़ 1 के बाद जब रियलाइज़ होगा कि फेज़ 2 तो मुश्किल आएगा, फिर सारी चीज़ें दोबारा पढ़नी होंगी। हम वो नहीं करेंगे। हम भले ही कम पढ़ लें बट एक ही बार में ऐसा पढ़ेंगे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के लेवल का हो जाए, क्योंकि फेज़ 1 तो आसान आएगा लेकिन फेज़ 2 मुश्किल आएगा। फेज़ 2 की प्रेप के लिए हमारे पास एक एडिशनल महीना है। फेज़ 2 में क्या आएगा, इंग्लिश,
ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम इसको फेज वन से पहले, बाद में हो जाएगा, एक महीने में आराम से हो जाएगा। और जो पेपर टू है ये सेम है, फेज टू में सेम पेपर टू आएगा जो फेज वन में आया है। तो मैंने अगर इसका 75% भी कर लिया फेज वन से पहले, 25% में फेज वन और फेज टू के बीच में जो टाइम होगा वो तब कर लूंगा। लेकिन जैसा मैंने बोला 75% मुझे अच्छे से करना है, उसमें मुझे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगाने हैं। तो ये एक स्टडी प्लान मैंने बनाया है जी, इसी चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए 20-20 डेज के 2 स्लॉट बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट स्लॉट में मैनेजमेंट और कॉस्टिंग 2-2 घंटे पढ़ना है और 1 घंटा क्वांट पढ़ना है। ठीक है, जो आपका ये वाला पेपर है ना क्यूआरई जीएस पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, सिर्फ 30 नंबर चाहिए। और ये वाली चीज़ आपकी फेज टू में तो आएगी नहीं, तो इस पे मैं क्यों ज़्यादा टाइम लगाऊं? मैं इस पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि ये फेज वन में भी आएगी और फेज टू में भी आएगी, और फेज टू मेरे लिए ज़्यादा क्रिटिकल है। तो क्वांट को मैं 1 ही घंटा दे रहा हूँ, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जो दूसरा 20 डेज का स्लॉट है उसमें मैं फाइनेंस करूंगा, कंपनी लॉ करूंगा, 1 घंटा रीजनिंग करूंगा, और वीकेंड्स पे जो ज़्यादा टाइम मिलेगा उसमें रिवीजन करूंगा। फिर मेरे पास 20 दिन बचेंगे, लास्ट 10 डेज तो मुझे रिवीजन और मॉक टेस्ट करने हैं। इन 10 डेज में मैं कुछ अकाउंट्स के चैप्टर पढ़ूंगा और कुछ इकोनॉमिक्स के, वो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि पूरा सिलेबस फेज वन के पहले करने के चक्कर में मत पड़ो, चीजें कॉन्सेप्चुअली पढ़ो ताकि फेज टू लेवल की तैयारी हो जाए, भले ही कम पढ़ लो। तो इन 10 डेज में हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जीए पोर्शन है उसको भी थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे शुरू कर देंगे और वीकेंड्स पे रिवीजन करेंगे। तो मोटा मोटा यही है, क्यूआरई जीए वाला जो पेपर वन है उस पर ज्यादा मत्था नहीं मारने जी। पेपर टू को अच्छे से करना है, थोड़ा कम कर लो लेकिन अच्छे से करो ताकि फेज टू लेवल की प्रिपरेशन हो जाए। तो फर्स्ट 20 डेज में जो मैनेजमेंट हमें पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है? मैनेजमेंट का सिलेबस क्या है जी? 5 ही टॉपिक है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन। क्या इसके बाहर भी कुछ आता है? बाहर से कुछ नहीं आता, बस आप सिलेबस को थोड़ा इलेबोरेट करके एग्जॉस्टिव तरीके में पढ़ लेना। जैसे एचआरडी में सिर्फ दिया हुआ है कॉन्सेप्ट और गोल्स ऑफ एचआरडी, तो क्या पेपर में सिर्फ यही आएगा? नहीं, एचआरडी बहुत बड़ा टॉपिक है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, अप्रेजल्स, काउंसलिंग, ये सारा आपके एचआरडी का ही पार्ट है। और ये देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है करियर पाथ मैनेजमेंट पे। तो करियर पाथ मैनेजमेंट यहाँ डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट एचआरडी का पार्ट है तो हमें करना है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। मैनेजमेंट इजीएस्ट पोर्शन है जी, स्कोरिंग है अगर अच्छे से पढ़ोगे, और इसमें बहुत सारे ट्रिवियल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ट्रिवियल मतलब के फैक्चुअल से पूछ लिए कि थ्योरी जेड किसने दी थी, मोटिवेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है। ये चीज़ें कई बार हम समझ लेते हैं बट रट्टा नहीं लगाते। तो ऐसी ट्रिवियल चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हमें ये करनी है। मैनेजमेंट को हमें अच्छे से रिवाइज करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और बहुत सारे एमसीक्यूज हमें इस सब्जेक्ट पे करने हैं। ठीक है जी, तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं पहले तो, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देंगे वो छोड़ देंगे, सारे पढ़ने हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सिलेबस को थोड़ा एग्जॉस्टिव वे में पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड, ये नहीं कि बस यही दिए तो यही पढ़ना है। और रिवीजन जरूर कर लेना मैनेजमेंट की आप। मैनेजमेंट की ये 2 बुक्स हैं जी, एक एचआरडी की किताब है एलएम प्रसाद की, और जो बाकी 4 टॉपिक्स हैं लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, मैनेजमेंट, वो आपको प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में मिलेगा एलएम प्रसाद की किताब में। तो ये 2 किताबें आप ले सकते हैं। अब कॉस्टिंग की तैयारी कैसे करनी है? कॉस्टिंग थोड़ा सा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें लोगों को दिक्कत आ सकती है बट मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ेंगे। कॉस्टिंग का ये एक ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं। फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ते हैं, सिंगल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। फिर कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, और फिर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पढ़ते हैं। तो ये 4 यूनिट्स हैं मेरे। इनके अलावा क्या सिलेबस से बाहर कुछ आता है? तो सिलेबस से बाहर मुझे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये 5 चैप्टर मुझे कर लेने चाहिए। इनसे आ सकता है, जैसे कि ये एक्टिविटी कॉस्टिंग पे मैं आपको दिखाऊं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था जो इससे पहले पेपर हुआ था
कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर। तो आइडली अगर आप कर सकते हो तो कर लो, और जो पहले 3 चैप्टर हैं सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इससे एक अच्छा बेस भी बनता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, बाकी चैप्टर्स आपको समझ आ जाते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को आप कर लेना। बाकी कॉस्टिंग में हाई प्रायोरिटी एरियाज कौन से हैं? जो पहला यूनिट है जी, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, ये इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ये बहुत इजी यूनिट है। अगर आपको कॉस्टिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही है तब भी आप 4th यूनिट ज़रूर करके जाएं, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी समझ सकता है। अब जो मैं ये हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत भी हो सकता है। मैंने इस साल पीएफआरडी का पेपर देखा, ट्रेडिशनली यही हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स रहते हैं, बट पीएफआरडी में उन्होंने कुछ और ही पूछ लिया। तो एक्सपेक्टेड होता है ट्रेडिशनल ट्रेंड्स पे, ट्रेंड्स चेंज होते हैं तो उस साल एक्सपेक्टेड की धज्जियां उड़ जाती हैं। ये चीज़ आप याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ। फिर आप टीचर को कोसें, अपनी किस्मत को कोसें, जो भी बोले, आइडली तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए। सिलेबस है, अच्छे से करके जाओ। क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊंगा? वो क्या आपसे पूछ के पेपर बना रहे हैं? और न्यूमेरिकल आते हैं जी कॉस्टिंग में, फेज 1 में तो कम ही आते हैं, एक आधा आएगा। 7 क्वेश्चन आते हैं कॉस्टिंग के, तकरीबन एक आधा न्यूमेरिकल आएगा। फेज 2 में काफ़ी 5-6 न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो इसमें ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका चैप्टर है, ये पहला यूनिट, इसमें कॉस्ट शीट आपको आनी चाहिए, प्राइम कॉस्ट वगैरह सब निकालना आना चाहिए। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपका ये वाला चैप्टर है, यूनिट नंबर 3 में, इसमें पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो ये वाला चैप्टर है, इसमें से मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस आना चाहिए। सिलेबस में वैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी आता है, बट ये मुश्किल है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, बट अगेन रिस्क तो रहेगा ही हमेशा। फिर जो ये प्रोसेस कॉस्टिंग वाला ये वाला चैप्टर है, इसमें से एबनॉर्मल लॉस गेन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कॉस्टिंग हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बता दिए, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन ज़रूर कर लेना, और न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैंने आपको चैप्टर्स दिखा दिए हैं। क्वेश्चंस एग्जाम में या तो बहुत ही डायरेक्ट आ जाते हैं, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड भी आते हैं, जैसे कैंटीन एक्सपेंस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स को कहाँ क्लासिफाई करेंगे। तो काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, क्योंकि कैंटीन को फैक्ट्री वर्कर्स यूज कर रहे हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, बट थोड़ा सा दिमाग चाहिए। और न्यूमेरिकल आते हैं जी, ज़्यादा मुश्किल नहीं आते हैं न्यूमेरिकल, बट हाँ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आएंगे, बिल्कुल ही कोई भी कर देगा। ये देखो, ये न्यूमेरिकल भी बड़े बेसिक से ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। तो कॉस्टिंग भी स्कोरिंग है, और इसके लिए अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम एन अरोड़ा की एक बुक आती है, इसको आप ले लें, ये अच्छी बुक है। एक मोहम्मद हनीफ की भी बुक आती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस बुक में हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो वो आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो क्वांट, फिर 1 घंटा क्वांट मैनेज करना है। टोटल 5 आवर का शेड्यूल दे रहा हूँ। अब क्वांट पे ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, जैसा मैंने बताया 30 नंबर लाने हैं पेपर 1 में। सिलेबस तो बहुत बड़ा है, ये सारा सिलेबस है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। बट सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं जी। फिर डीआई पे तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और डीआई डुएबल आती है, बहुत मुश्किल नहीं आती। डीआई के लिए रेशो और परसेंटेज दोनों के बेसिक्स पढ़ जाना, क्योंकि डीआई में रेशो और परसेंटेज के ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जैसा मैंने बताया, सेलेक्टिव टॉपिक्स करो, बट हर टॉपिक्स पे जो भी कर रहे हो 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो अगर आपका क्वांट खराब है। और डोंट ओवर प्रिपेयर, कोई फ़ायदा नहीं होगा। सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दें, चैप्टर भले ही एक कम पढ़ लें, बट सेक्शनल टेस्ट काफ़ी दें। और टारगेट आई थिंक 10 मार्क्स का रखें। क्वांट बहुत ख़राब है तब भी 6 से 7 मार्क का टारगेट रखें, ये भी काफ़ी है, क्योंकि टोटल तो 30 ही मार्क्स चाहिए ना। ठीक है। तो 6 से 7 मार्क्स का टारगेट तो आसानी से अचीव कर सकते हो, अगर क्वांट में वर्स्ट भी हो, क्योंकि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है यहाँ पे। और ये क्वांट की बुक है, ठीक है, आर एस अग्रवाल की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस बुक में ड्रॉबैक यही है कि रीसेंट टाइप के डीआईज या रीसेंट टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी नहीं मिलेंगे। तो साथ में आप एक टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना फॉर सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट।
तो ये मेरा ये ब्लॉक हो गया जी 20 दिन का। उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉक में जाऊंगा 20 दिन का, जिसमें सबसे पहले मैं फाइनेंस से शुरू करूंगा। फाइनेंस के लिए मैं कैसे तैयारी करूंगा? अगर मैं फाइनेंस का सिलेबस देखूं तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसमें सारे रेगुलेटरी बॉडीज़ के फंक्शंस के बारे में पढ़ता हूं, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड। ये ज़रूर कर लें, आसान है। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स इम्पॉर्टेंट है ये, इसमें हम वो डिफरेंट मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से पैसा एसिमिलेट करके आगे इंडस्ट्री को बांटा जाता है, जैसे मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इक्विटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मतलब करेंसी मार्केट, और उनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। फिर कुछ जनरल टॉपिक्स हैं जी, डेरिवेटिव्स हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, ये टैक्सेशन के ऊपर है, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, और ये इन्फ्लेशन आ गया। क्या सिलेबस के बाहर कुछ आता है? एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बिना आपको काफ़ी चैप्टर समझ नहीं आएंगे, ना डेरिवेटिव्स आएगा ना बॉन्ड्स आएगा। ऑप्शंस भी कर लेना, डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप दिया है, बट ऑप्शंस भी पूछ लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स हालांकि सिलेबस में नहीं है, बट इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स भी पार्ट बन जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट, बेसल नॉर्म्स वगैरह भी आप पढ़ लेना, क्वेश्चंस आ सकते हैं, वाई टू टेक द रिस्क। ठीक है, ये जैसे मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताया, तो इसका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, रूल ऑफ 72। कर लें, छोड़े ना, बाद में ना पछताएं, पहले ही हिम्मत मार लें। ठीक है। और फाइनेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? देखिए, जो मैंने ऑरेंज मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला यूनिट हो गया, फिर आपका यहाँ से भी आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी, जीएसटी तो इंपॉर्टेंट हो ही गया है, अब काफ़ी चेंजेस हुए हैं। फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये सारे चैप्टर्स आपको करने चाहिए। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? यूनिट सी, ये बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। सॉरी, यूनिट बी। ठीक है, तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अपने आप हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो सी और डी हैं, इनसे ज़्यादा पेपर में नहीं आता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी चैप्टर ज़रूर करें, और जो ऑरेंज मार्क है उनको पहले कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बुक्स की बात करूँ तो फाइनेंस की अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कोई किताब है नहीं जो बहुत ही आपको प्यार से सारा सिलेबस करा दे। ये एक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है, बट मुझे ये उस लेवल पे नहीं लगती कि आप इससे समझ लेंगे। बहुत ही हैफर्ड वे में लिखी हुई है, आप ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ले सकते हैं। बट कुछ टॉपिक्स हैं जैसे यूनिट ई और एफ के, एफआरबीएम, फाइनेंस कमीशन, इन्फ्लेशन, वो आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह में से पढ़ सकते हैं। कंपनी लॉ कैसे पढ़ने जी? कंपनी लॉ में अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉ पूरा नहीं है, बहुत लिमिटेड आपको दिया गया है, जिसमें कंपनी लॉ का चैप्टर 3, चैप्टर 4, 8, 10, 11, 12 एंड 27। इसके बाहर क्या कुछ आएगा? वैसे तो इतना ही काफ़ी है, बट अगर टाइम है तो कंपनी लॉ का चैप्टर 1 है बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, और चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये आप कर लें अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम है। ठीक है, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ज़्यादा इसकी टेंशन लें, जो सिलेबस में है उसको पहले से कर लें। सिलेबस में जो चैप्टर 3 है, प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये थोड़ा टेक्निकल है। जो चैप्टर 4 है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ये भी थोड़ा टेक्निकल है। इन दो चैप्टर्स में आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें काफ़ी टर्म्स आएंगी, प्रेफरेंस शेयर्स, एक्स वाई जेड चीज़ें होंगी जो आपको शायद नहीं आती होंगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। बट चैप्टर 8 है जो डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये छोटा है, ये आप कर लेंगे, और उसके बाद सब आसान है जी। चैप्टर 10 हो गया ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर 11 हो गया कंपनीज एक्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये चैप्टर्स आसान है जी। ठीक है, तो पहले थर्ड और फोर्थ में दिक्कत आ सकती है, बाकी चैप्टर आसान है। थर्ड और फोर्थ को आप बाद में कर लेना, छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत है। और कंपनी लॉ में ज़्यादातर क्वेश्चन 50% क्वेश्चन, 50% क्या ज़्यादा ही फैक्ट बेस्ड होते हैं। नंबर ऑफ डेज, ईयर्स, पेनल्टीज, ये पूछ लेंगे, या इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स पूछ लेंगे, ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप ये देखो, सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है।
ठीक है, विद इन हाउ मेनी डेज मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये डेज याद होने चाहिए। विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी टू एनक्लैट, ये डेज याद होने चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पेपर आते हैं जी। ठीक है, फेज़ वन में अगर हम एनालिसिस करें तो मतलब अराउंड 70% पेपर आपका फैक्चुअल आता है, और फेज़ टू में भी डायरेक्ट एंड फैक्चुअल कम से कम 50 to 60% है। तो फैक्चुअल नंबर्स पे बहुत ध्यान देना है, ऊपर ऊपर से नहीं करने हैं। सेक्शन नंबर्स भी याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स हैं वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, जहां पे बेसिकली यही पूछा जाता है कि किसी एंटिटी को कुछ अपॉइंट करने की, कुछ रिमूव करने की, कोई रेजोल्यूशन पार करने की पावर्स हैं या नहीं है, या किसको है। जैसे ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है? ट्रिब्यूनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शेयर होल्डर्स, कौन रिमूव कर सकता है? क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि व्हेन यू विल रीड कंपनी लॉ ड्यूरिंग द कोर्स यू विल फाइंड वेरियस सिनेरियोज के ऑडिटर को जी ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड कर रिमूव कर सकता है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन शेयर होल्डर पास कर सकते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है। तो वेरियस अथॉरिटीज को अलग अलग पावर्स हैं, और कंफ्यूजन हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पावर किसी को रिमूव करने की या अपॉइंट करने की किसको दी गई है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको याद रखना पड़ेगा, सारे सिनेरियोज को आपस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में ऑप्शंस में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन पक्का होता है। तो कंपनी लॉ में सारे चैप्टर्स ही करने हैं जी। चैप्टर 3 और 4 थोड़े से टेक्निकल हैं, क्वेश्चन ज़्यादा डायरेक्ट आएंगे, फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना। ठीक है, सारे फैक्ट्स को कहीं नोट कर लो, अच्छे से याद कर लो। और कंपनी लॉ की सोर्स क्या है? कंपनी लॉ का बेयर एक्ट है जी, एमसीए की वेबसाइट पे। बेयर एक्ट में ये चैप्टर्स दिए हुए हैं जो आपके सिलेबस में है, डायरेक्टली इनको जाके पढ़िए, आई थिंक ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब रीजनिंग को भी 1 घंटा देना है। रीजनिंग कैसे करनी है? अगेन रीजनिंग में चैप्टर्स तो बहुत है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए, सेबी में आसानी आते हैं, और ट्रेंडिंग पजल्स कीजिए जो आईबीपीएस आजकल पूछ रहा है, जैसे बॉक्स बेस्ड पजल हो गए, फ्लोर बेस्ड पजल हो गए, फ्लैट बेस्ड, डेट बेस्ड, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद इनक्वालिटी और सिलोजिज्म, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, आई थिंक आपके यहाँ से आ जाएंगे 8 से 10 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, इतना काफ़ी है। इसमें से अगर 7-8 क्वेश्चन भी हो जाएं आपका दिन बन जाएगा, उससे ज़्यादा नंबर आपको चाहिए नहीं। तो रीजनिंग में भी सेलेक्टिव पढ़ो, जो चैप्टर कर लिया उस पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। डोंट ओवर प्रिपेयर, डू गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइमिंग का भी आपको पता लग जाए कैसे लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और टारगेट 10 मार्क्स का रखो, और अगर खराब है तब 6 से 7 मार्क्स का टारगेट रख लो, इतने तो लेने ही पड़ेंगे। और रीजनिंग की ये बुक आती है आर एस अग्रवाल की, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अच्छी किताब है, सेबी के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं आपको बाहर से। साथ में टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना फॉर सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, ये ज़रूरी है। और जब सेकंड स्लॉट में होंगे वीकेंड्स पे, जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उसमें ये रिवाइज कर लेना, नहीं तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। रिवीजन थोड़ा साथ साथ करते रहना। अब आखिरी 10 डेज में क्या करना है? अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, पूरा इकोनॉमिक्स आप नहीं कर पाओगे जी। इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट हैं, यूनिट ए है और बी है। सिलेबस के बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बट जो यूनिट बी है वो आसान है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, एनबीएफसीज। यूनिट वन में ये चैप्टर आसान है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम। लेकिन यहाँ से चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। किनीजियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी, आईएसएलएम, इन्फ्लेशन, फिलिप्स का बिजनेस साइकिल, ये चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बिजनेस साइकिल भी आसान है, यहाँ तक मुश्किल है जी, आईएसएलएम तक। इन्फ्लेशन, फिलिप्स का ये भी आसान है। तो यूनिट ए और यूनिट बी में से मैं आसान चैप्टर्स करने के लिए आपको बोलूँगा। 10 डेज में ये आप चैप्टर्स कर सकते हो बिफोर योर फेज़ वन। मुश्किल वाले जो चैप्टर हैं यहाँ से क्लासिकल से लेके आईएसएलएम तक, उनको आप बाद में कीजिएगा फेज़ वन के बाद, अगर टाइम की कमी है। टाइम अप्रोप्रिएट है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि कहीं ज़्यादा करने के चक्कर में सारी चीज़ें ना खराब हो जाएं, कम कर लो बट अच्छे से कर लो। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में काफ़ी हैवी सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा डीप मत जाइएगा। ठीक है। जस्ट बी एट द सरफेस, गो लिटिल डीप बट डोंट गो इनटू टू मच डेप्थ। उतना वैल्यू फॉर एफर्ट नहीं रहेगा। अब क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? प्राइस स्टेबिलिटी, ये तो मैं 8th क्लास से जानता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब मेरी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से बढ़ जाएं। सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे ये मुझे नहीं आता है अभी सेल्स लॉ, लेकिन ये क्वेश्चन आसान है। वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई बेसिक फंडामेंटल पूछा हुआ है, अगर मैं सेल्स लॉ पढ़ लूंगा तो मैं ये कर लूंगा, क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सब्जेक्ट मुश्किल है, लेकिन पेशेंस से पढ़ोगे, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, ज़्यादा नहीं, तो चीज़ें अपने आप समझ आने लगेंगी। ठीक है। तो चैप्टर सारे करने हैं, बट फेज 1 से पहले जो मैंने बोला आसान आसान कर लो। आसान आसान में यूनिट बी हो गया, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर्स, नेशनल इनकम, ये हो गया। इन्फ्लेशन, फिलिप्स कर्व एंड बिजनेस साइकिल्स, ये हो गया। बस इतना करना है हमें, बाकी चैप्टर्स अभी नहीं करने। न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं जी, बेसिक पे फोकस करना है। ठीक है। और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है सब्जेक्ट की। बुक्स की बात करें तो यूनिट बी के लिए आप ये वाली किताब यूज़ कर सकते हो। बाकी के काफ़ी चैप्टर्स आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ये एच एल आहूजा की है और ये रमेश सिंह की है। नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट कर सकते हो। अकाउंट्स कैसे पढ़ेंगे? अकाउंट्स में भी सारा तो नहीं होगा, 10 दिन में तो सारा नहीं होगा। तो अकाउंट्स में सिलेबस तो आपका यही है कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस है, जिसमें हम बोनस शेयर्स, राइट्स शेयर भी पढ़ते हैं, फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ है, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल कंपनी अकाउंट्स है। सिलेबस बहुत है इसका, लेकिन फेज 1 के बाद क्या प्रायोरिटी पे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या, सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा। सबसे पहले थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस भी नहीं दे रखा है भैया, डेबिट क्रेडिट जर्नल क्या होता है ये समझ नहीं आएगा तो आगे कैसे पढ़ोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक है, एबीसी है। ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चलो आप छोड़ दो। लेकिन पहले 3 चैप्टर जो मैंने लिखे हैं, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें हम डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर पढ़ते हैं, और ट्रायल बैलेंस, ये नहीं आता है तो कोई फायदा नहीं है, अकाउंट्स आप सीख ही नहीं पाओगे। तो ये 3 चैप्टर्स करने ही करने हैं फेज 1 से पहले। ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है। ये भी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पे क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो ये ऐसे ही नहीं मैं कह रहा, ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेज 1 से पहले प्रायोरिटी क्या है? एक तो 1 2 3 ये चैप्टर्स कर लिए। ठीक है। ये तो बेसिक है, यूनिट ए में बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब जो नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है वो आपको करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनिट सी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। ये आपका प्रायोरिटी 2 हो गया। प्रायोरिटी 1 ये वाले 3 चैप्टर हो गए, प्रायोरिटी 2 आपका ये हो गया। बस आप इतना ही कर लो फेज 1 से पहले, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। बाकी यूनिट बी, डी, ई, एफ ये फेज 1 के बाद कर लेना इमीडिएटली, फिर रुकना मत। फेज 1 के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट 10 डेज में ये पूरा जोर लगा के ये सारे चैप्टर पूरे कर लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू विद दिस इंटरेस्ट के यार, फेज 1 में कम कर लो, फेज 1 क्लियर हो जाएगा, बट जो चीज़ें पढ़ रहे हो अच्छे से करो ताकि बाद में उस पर रिवर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन बेसिक ही आते हैं। ठीक है। जैसे लास्ट ईयर ये रेशोस पे 2 क्वेश्चन आए थे, बड़े बेसिक न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला डाल के आराम से हो सकते थे। ठीक है। और ये देखो, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये भी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक है, जो ये बेसिकली इसी चैप्टर का है जो मैंने आपको बताया था,
अकाउंटिंग एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया कि आप कर लो। तो जो चैप्टर्स मैंने आपको फेज वन से पहले करने को बोले उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपका फेज वन नहीं रुकेगा, इतना मैं बता सकता हूँ। और जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं ये और ये, इसके लिए एनसीईआरटी ले लीजिए आप, क्लास 11 और 12 की, वहाँ से पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से समझाया है, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का हो गया जी। अब जीए को आप यहाँ ज़रूर शुरू कर दे पढ़ना, क्योंकि जीए जीए एंड में जाके नहीं होएगी। जीए में क्या पढ़ना है? जीए में या तो आपको मिसलेनियस जीए आएगी जिसमें अवार्ड्स हो गए, स्पोर्ट्स होगी, कोई चीज़ पहली पहली बार होती है किसी भी फील्ड में, उसके बारे में पूछ लेते हैं। यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट 8 से 10 ही आ सकते हैं, ज़्यादा आते हैं यहाँ से। फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स में सेबी, आरबीआई, इरडा, पीएफआरडीए की कोई न्यूज़ है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की न्यूज़ है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं जी। फिर स्टैटिक पार्ट जो आप फेज टू में पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इंडेक्सेस से। बट मोटी बात यह है कि सेबी में करंट अफेयर फेज टू में नहीं आते हैं, फेज वन में आएंगे। उसमें भी आपको पूरे पेपर में 30 नंबर लेने हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है। स्कीम्स, रिपोर्ट्स ये बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। आप बस फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ लो और मिसलेनियस जीए, अवार्ड स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ लो। ठीक है, फेज टू की तैयारी कर लोगे अगर, मतलब पेपर टू की, फेज वन में भी आएगा वो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उससे भी आपके 1 2 3 क्वेश्चन जीए सेक्शन में फंस जाएंगे। तो स्कीम्स रिपोर्ट्स नहीं पढ़ने हैं। प्रायोरिटी वन फाइनेंस करंट अफेयर्स को दीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो शायद फेज टू में भी 1 2 क्वेश्चन आ जाए शायद। पी टू स्टैटिक को दीजिए ये वाला। तो अगर आप अपना पेपर टू का सिलेबस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे। और प्रायोरिटी थ्री आप मिसलेनियस जीए को दीजिए। प्रायोरिटी थ्री का मतलब ये नहीं है कि ये करनी नहीं है, करनी है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो यहीं से नंबर बनेंगे। ठीक है, बट पहले P1 P2 कर लो ताकि फेज टू की भी थोड़ी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए, अगर वहां पे पूछे गए। वैसे ज़्यादा आते नहीं है फेज टू में करंट अफेयर्स। और लास्ट 3 मंथ्स के आई थिंक एनफ है, विद द गोल के मुझे 8 8 मार्क्स लेने हैं या 10 मार्क्स लेने हैं। आई थिंक 3 मंथ्स आर सफिशेंट। बाकी अगर आपका क्वांट रीजनिंग बहुत वीक है तब जाके आप कहीं यहाँ पे 12 से 13 नंबर का टारगेट रखेंगे। बट अगर क्वांट रीजनिंग ठीक है कि उसमें 10 10 नंबर आ जाएंगे तो आई थिंक इसमें 8 मार्क्स बहुत हैं। ठीक है, तो ज़्यादा फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा मत पढ़िए, और टारगेट 6 से 8 मार्क्स का बहुत है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अगर वीक है तो 12 15 टारगेट रखिए। वो फिर ऐसा होगा कि फिर जीए पे ही सारा कुछ आपका डिपेंड हो जाएगा। बाकी आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं कि 3 मंथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लो, कुछ पढ़ो मत, उससे भी 5 6 नंबर आपके मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जीए का हो गया जी। तो ये 50 डेज हमारे हो गए हैं, इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। लास्ट 10 डेज बचेंगे जिसमें मैं फुल रिवीजन करूंगा। आइडली तो मैं छुट्टी लूंगा जी अगर मैं वर्किंग हूँ, और फुल डे रिवीजन करूंगा मैं अच्छे से। और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दूंगा मैं ऑल्टरनेट डे पे। फेज वन में वैसे इतना क्रिटिकल नहीं है कि मॉक टेस्ट देने से बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको टोटल 80 मार्क्स लेने हैं जो आपके आ जाएंगे अगर आप 2 मॉक टेस्ट भी दे के जाओगे। बट ट्राई टू गिव 5 मॉक टेस्ट आराम से, बिना टेंशन। ठीक है, तो देखोगे क्या स्कोर आता है, मैक्सिमाइज करना है स्कोर। पेपर वन में तो चलो आपके 30 आ जाएं, पेपर टू में लेकिन मैं चाहता हूँ आप 65 प्लस स्कोर करो। क्योंकि अगर इसमें कम आते हैं ना, फिर फेज टू में आपको अच्छे नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 महीने में जो फेज वन और फेज टू के बीच में आपको मिलेगा उसमें आप कोई ज़्यादा तीर नहीं मार लोगे। तो फेज वन पेपर टू में ही अच्छा करके आओ। इसमें अगर 65 आएंगे तो फेज टू पेपर टू जो होगा बाद में, उसमें मैं बोल दूंगा आपको, एक्सपेक्ट करूंगा कि यार अब आप 75 80 तक लेके जाओ। इतना स्कोर आएगा तब जाके कहीं शांति होगी कि यार अब मेरा क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है जी। दोबारा वीडियो सुनो, दोबारा देखो मैंने क्या क्या बोला है और उसको एग्जीक्यूट करो। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से चली गई होगी। और अगर आप सेबी के कुछ कोर्सेज देख रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके सेबी ग्रेड ए कोर्सेज के अंदर
यहाँ पे आप देखिए जी, हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज हैं सेबी के लिए, जिसमें गोल्ड कोर्स है, सिल्वर कोर्स है। गोल्ड कोर्स कंप्लीट कोर्स है, फेज़ 1 फेज़ 2 सारा पूरा मिलेगा। सिल्वर कोर्स बेसिकली फेज़ 2 के लिए है, बट पेपर 2 है जो, वो फेज़ 1 में भी आता है। तो फेज़ 1 का पेपर 2 आपका फेज़ 2 कोर्स से भी हो जाएगा, बट फेज़ 1 का पेपर 1 नहीं होगा, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आता है। तो वो आपको फेज़ 2 में नहीं मिलेगा। बाकी अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं, इरिडाई आ रहा है, नबार्ड आ रहा है, आरबीआई तो हो गया है, लेकिन काफ़ी लोग आरबीआई के लिए अगले साल के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। तो आप कॉम्बो कोर्सेज भी देख सकते हैं, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू सेव मनी। तो कॉम्बो कोर्सेज आप आरबीआई सेबी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सेबी नबार्ड का ले सकते हैं, आरबीआई सेबी इरिडाई का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट बाय योरसेल्फ विच कॉम्बो सूट्स यू। ठीक है, और आप उसके अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, आप कॉम्बो चूज कर सकते हैं। सो विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।